हमारे साथ हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। पिछली बार चुनाव में वाम दलों का जो प्रदर्शन था काफ़ी अच्छा माना जा रहा था, 16 सीटें थी, इस बार 3 पे आ गई, क्या वजह लग रही है? हमारा भी प्रदर्शन खराब है, पूरे इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन खराब है। तो हमें लगता है एक तो जो रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट अस्वाभाविक लग रहा है। खराब प्रदर्शन एक फैक्टर हो सकता है, उसके लिए कुछ सीटें कम ज़्यादा मान लीजिए। अगर मान लेते हैं कि एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी था, थोड़ा एडवांटेज था, उसकी सरकार बन जाती 130 सीट 40 सीट, बात समझ में आती। लेकिन ये जो 200 सीट से ज़्यादा, ये तो एक तरीके से हजम होने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस पे काफ़ी जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो साफ सब लोगों को दिख रही है, एक तो एसआईआर का बड़ा इम्पैक्ट है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसआईआर के चलते करीब 15-20 हज़ार के रेंज में नाम कटे गए या नए नाम जोड़े गए। सारे नाम क्या एनडीए के लिए जोड़े गए? नहीं, वो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इतना बदलाव एक आ गया पूरे वोटर लिस्ट में। और आपने ये भी देखा होगा कि जो एसआईआर के बाद सूची आई थी वो थी 7 करोड़ 42 लाख की, और जो जिस सूची के आधार पर चुनाव हुआ वो 7 करोड़ करीब 46 लाख के आसपास। तो आखिरी 10 दिन में एसआईआर के बाद भी 3 लाख से ऊपर नाम जोड़े गए। तो इसलिए एक तो ये जो बड़े पैमाने पर 3 लाख नाम जो जोड़े गए वो तो कहा ही गया था चुनाव आयोग की तरफ से, चूंकि जो नियमों के आधार पर हुए। तो क्या आपको ये लग रहा है ये सारे नाम गलत जोड़े गए? नहीं, गलत और सही की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो जिस तरीके से नाम जुड़े हैं, एसआईआर के दौर में हमने भी देखा, हमारे भी बीएलए थे, हम लोग भी कर रहे थे, हमारा उसका क्या रिजल्ट आया और बाकी कैसे हुआ वो सब तो अभी हम लोग जांच पड़ताल और करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची प्रभावित हुई हर एक विधानसभा क्षेत्र में, और ख़ास तौर पर जहां इतना ही अंतर है वोट का, 10-15 हज़ार के ही रेंज में ज़्यादातर सीटों का फैसला हुआ है। सेकंड, इतने बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए, ये तो आज तक इस देश में कभी चुनाव में नहीं हुआ है। चुनाव भी चल रहा है और पैसे भी बांटे जा रहे हैं खाते में। शुरुआत पहले हो चुकी थी उन्हीं योजनाओं की। वो तो तर्क है, यही तर्क कुछ दिन पहले तक चुनाव आयोग दूसरा तर्क देता था। तमिलनाडु में चले जाइए तो जयललिता के दौर में रोक दिया गया था बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन के काम को। ये तो बिल्कुल चुनाव आयोग ने एक तरह से जो तय कर दिया कि चुनाव की तिथि तब जाकर के घोषित होगी जब तक घोषणाएं चलती रहेगी। तो क्या वेलफेयर स्कीम्स चुनाव के दौरान क्या उसकी राशि रोक दी जानी चाहिए? ये कोई वेलफेयर स्कीम भी नहीं है, ये वेलफेयर स्कीम बिल्कुल नहीं है। ये तो एक तरह से हमारे अमित शाह ने तो साफ कहा था कि एक लोन स्कीम है, महिलाओं का आगे और इससे हम बड़ा लोन दिलवाएंगे। खैर वो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर के इतने बड़े पैमाने पर पैसे का इस दौर में लोगों के बीच में 30,000 करोड़ बांटना निश्चित तौर पर बड़ा फैक्टर है। इसीलिए हमने कहा कि चुनाव परिणाम अस्वाभाविक है। हमारे लिए प्रदर्शन निश्चित तौर पर बहुत खराब है। 2010 के बाद ये ज़्यादा खराब है। 2010 में हम लोगों के पास एक भी एमएलए नहीं थे, इस बार 2 है। और जाहिर सी बात है कि जो हमारे पहचान वाली सीटें हैं, सिवान जिले में हमारे एक भी सीट इस बार नहीं है। पूरे भोजपुर में इस बार हम लोग 95 सीट वोट से 1 सीट हम लोग हार गए। तो निश्चित तौर पर हम लोग इसके ऊपर जांच पड़ताल करेंगे और पार्टी फिर से जनता के आंदोलन के जरिए फिर आगे आएगी। ये भी आप लोग को लग रहा है कि जो सरकार की तरफ से योजनाओं की शुरुआत की गई चुनाव के ठीक पहले, ये उसका असर है? बिल्कुल। महिलाओं में आप देखेंगे, महिलाओं का हर तबका आंदोलन में, जीविका हड़ताल चल रही थी। अभी कुछ दिन पहले तक जीविका की हड़ताल थी। हड़ताल में कितने जीविका दीदियों को विक्टिमाइज किया गया, और उस समय नीतीश जी का सर्कुलर था कि जीविका को पैसा हम बंद कर देंगे। अचानक उस सर्कुलर को रोक करके फिर उन्होंने कुछ पैसा बढ़ाया, और उसके बाद अभी ये लोन स्कीम। लेकिन आप लोगों ने भी तो 30,000 एक मुश्त देने का भरोसा दिया, लेकिन आपकी बात पर भरोसा नहीं किया जनता। बिल्कुल। पैसा अगर हाथ में पहुंच जाए तो निश्चित तौर पर फर्क तो होगा ना। आपके जेब में अगर हम 10,000 कोई डाल दे और कोई कहे कि आपको बाद में पैसा मिलेगा, तो अंतर तो होगा उसका, बिल्कुल होगा। और चूंकि पहले से भी नीतीश कुमार की सरकार देखिए महिलाओं के लिए तो बहुत सारी स्कीम चलाती रही है, चाहे वो बालिका पोशाक योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ी अभी हाल में, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। उस स्कीम्स का कोई असर नहीं था। 400 रुपये का पेंशन कितने दिन तक बिहार में चलता रहा। ये सब इस चुनाव से पहले 400 को 1100 किया गया।
ये अधिकार तो उनको है ना। अधिकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अधिकार तो 3000 का है, अधिकार तो 1100 क्या है, मगर ये जो पूरे चुनाव से पहले चीज़ों को बढ़ाना, 5 साल कुछ ना देना, 5 साल तक लाठी भांजते रहना, नौजवानों को पीटते रहना, महिलाओं को प्रताड़ित करना और ठीक चुनाव से पहले पैसा बांटना, ये तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत सिनिकल ढंग से लोगों के गरीबी, कमज़ोरी, उसका फ़ायदा उठाना, बटोरना। तो खैर ये तो आगे की बात है, बिहार के लोग लड़के देख लेंगे इस। अच्छा, फिर महागठबंधन में कहाँ कमी रह गई, क्या ये भी आप लोगों ने देखा होगा? चूंकि जो तालमेल की कमी थी, टिकटों के बंटवारे में देरी जो हुई, डिप्टी सीएम को लेकर जो बातें आई, क्या इसका असर आपको लगता है? बिल्कुल कुछ कुछ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये सारे को जोड़ लीजिए तब भी 200 सीट नहीं होता है एनडीए के लिए। इसलिए हमने कहा वो सबके अपने हिस्से में हमें भी देखना है कि हमारे संगठन के लेवल पर कहाँ क्या कमजोरी रही, हमें भी देखना है, राष्ट्रीय जनता दल को भी देखना है, पूरे इंडिया गठबंधन को देखना है। निश्चित तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की घोषणा हुई और उस दिन साफ साफ ये बात सामने नहीं आ पाई कि आगे मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं, ये बात उस दिन साफ नहीं आ पाई। और इसके चलते आपने देखा होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल, वो इतना बड़ा सवाल रहा कि MIM का इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ। तो ये सारी बातें हैं अपनी जगह पर, और सभी बातों पर निश्चित तौर पर गौर करना ज़रूरी है, उसमें सुधार लाना ज़रूरी है। लेकिन कुल मिला के जो बिहार का रिज़ल्ट है, 2010 का रिपीट 2025 में, जबकि 15 साल में गंगा से, सोन से इतना पानी बह गया है, तो 15 साल बाद ये रिज़ल्ट, अभी 2020 का रिज़ल्ट आप देख लीजिए, 24 का रिज़ल्ट आप देख लीजिए, इसीलिए मेल नहीं खाते। जो रिज़ल्ट आया है वो ज़्यादातर एग्जिट पोल में भी ये रिज़ल्ट नहीं था, और हमारा सबसे कंजर्वेटिव जो भी एस्टीमेट था, उस एस्टीमेट में भी हम कभी भी नहीं सोच रहे थे कि हम सिर्फ 2 ही सीट जीत पाए। राहुल गांधी जिस तरह से बहुत एक्टिव दिखे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, कहा गया कि उसके बाद वो अचानक गायब हो गए, और इससे जो एक जो टोन सेट हुआ था वो कहीं ना कहीं रुक गया। नहीं, हमें लगता है कि वो सब लोग अपना अपना आकलन इसमें करेंगे। तो बिहार के लिए जो एजेंडा था, हमें लगता है कि बिल्कुल बदलाव का एक एजेंडा था, लेकिन वो एजेंडा इस बार भी लंबित रह गया। ईवीएम को लेकर भी कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर सवाल तो रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ईवीएम से ज़्यादा मतदाता सूची को लेकर के, और जो पूरे मतदान की प्रक्रिया में जो फर्जी वोटिंग हुई है, तरारी में ही हमने देखा, कई जगह हमारे लोगों ने उस पर विरोध किया, कुछ तनाव भी हुआ, कुछ रोक भी पाए, लेकिन बहुत सारी जगह ऑर्गेनाइज्ड फॉल्स वोटिंग आपके पास, जो महिला के लिए आपको दूसरी जगह से कोई महिला मतदाता ले आया है, कोई एज प्रोफाइल देख करके कोई पुरुष मतदाता ले आया है, थोक भाव से आधार कार्ड का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये सब तो ऑर्गेनाइज्ड फेक वोटिंग इंडस्ट्रियल स्केल पर, छोटे मोटे 1-2 बूथ पर नहीं, ऑर्गेनाइज्ड पूरी तरह से एक रैकेट की तरह फेक वोटिंग हुई है बिहार में। और MY को लेकर ये भी दिख रहा है कि जहां MY की बहुलता है जिन इलाकों में, वहां भी एनडीए अच्छा प्रदर्शन कर गई। इसका मतलब वो तो हमने कहा कि देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल है, ये बड़ा सवाल है, और ये कम्युनिटी इस समय पूरे देश में जो तानाशाही है उसके निशाने पर है। तो जो लोग निशाने पर है, उनके रिप्रेजेंटेशन का सवाल बड़ा सवाल है। तो इस सवाल को ढंग से एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और निश्चित तौर पर कहीं चूक रही है, और यही वजह है कि वोट में आपको दिख रहा है कि काफ़ी कुछ बिखराव भी है। MIM गठबंधन की कोशिश कर रही थी, बातचीत करना चाह रही थी, लेकिन वो कोशिश नहीं हुई पूरी। तो क्या आपको लगता है इसका भी एक गलत मैसेज है? अब उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाली जो बात हुई, और उस समय जो जिस तरीके से एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, उससे शायद और ज़्यादा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के तो एक ऐसी बात है जिसमें पूरे गठबंधन को ही विचार करना होगा। आप लोगों ने तो ये शायद कहा भी था कि हम मुस्लिम डिप्टी सीएम करेंगे, हुआ क्यों नहीं? बाद में बात आई, उस दिन बहुत साफ तौर पर ये बात सामने नहीं आ पाई थी। किसी का नाम भी सामने नहीं आया है ना? नाम तो खैर छोड़िए, लेकिन उस दिन ये बात भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई थी। तो इस चुनाव को मोटे तौर पर आप क्या देख रहे हैं कि चूंकि इतनी बड़ी जीत है कि फिर इससे आखिर? हमने कहा कि ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक जीत है बिहार के लिए भी, और पूरे देश के लिए ये बिल्कुल एक खतरनाक रुझान है, प्रवृत्ति है कि वन पार्टी डोमिनेशन, वन पार्टी स्टेट की ओर हिंदुस्तान बढ़ रहा है। और जिसको हमारे मोदी जी कह रहे गंगा, हम कह रहे गंगा नहीं, उल्टी गंगा है ये। और ये लोकतंत्र में उल्टी गंगा बहने लगेगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष रहित कोई लोकतंत्र होता ही नहीं है।
विपक्ष रहित लोकतंत्र नहीं होता है। तो मजबूत विपक्ष ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र की सख्त ज़रूरत है। नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं पहले से हो रही थी, कहा जा रहा था कि उनकी उम्र हो गई है, फिट नहीं है, विजन नहीं है उनके पास, अचेत हो गए हैं, रिमोट वाले सीएम हैं, तो अब तो जो नतीजे हैं बिल्कुल उलट हैं। हमें लगता है कि नीतीश जी को जो कुछ मुद्दा बन गया है नीतीश जी चुनाव में, इसका फ़ायदा तो जेडीयू को भी और बीजेपी को दोनों को हुआ। दोनों हाथ में लड्डू, दोनों तरह से इनको फ़ायदा हुआ है। सवाल नीतीश जी का व्यक्तिगत तो बहुत था नहीं, सवाल सरकार का था। सरकार के प्रदर्शन से बिहार नाखुश था और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का जब बात कहीं सामने आ जाए तो सरकार कुछ पीछे चली गई। ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं हुआ। नीतीश कुमार पर आपको लगता है हमला करना एक गलत रणनीति हुई, खासतौर से आरजेडी की तरफ? नहीं, मैंने अब बेसिकली चीफ मिनिस्टर है तो बात इसलिए हो जाती है। हमें लगता है कि हमेशा हम लोगों को सरकार की बात, सरकार का प्रदर्शन, उसको प्रायोरिटी में रखते हुए उसी पर बात करनी चाहिए। पीके का भविष्य अब क्या आपको दिख रहा है? अभी पीके को तय करने दीजिए, हम तो दूसरों के बारे में, हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं कि माले को फिर पूरे अपने दमखम के साथ, जोश खरोश के साथ बिहार में आगे आना है और इसके लिए जहाँ जहाँ हमारी कुछ कमज़ोरी दिखी है इस चुनाव में उसको हम लोग ठीक करेंगे। शेष पीके के बारे में पीके खुद फैसला करेंगे। हाँ, कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार भी बड़ी चर्चा का विषय रहा। स्ट्राइक रेट को लेकर बातें होती रही, सीटों को लेकर बातें होती रही। इस बार तो और भी खराब हो गया। नहीं, अब इस बार तो हमारा भी बहुत खराब हुआ, इसलिए हम दूसरों के बारे में क्या बात करें। पिछली बार आप लोग इसके लिए चर्चा कर रहे थे कि माले का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है, 60% से अबव था। इस बार हम 10% पर आए, इसीलिए 10% स्ट्राइक रेट लेकर के हम दूसरों के स्ट्राइक रेट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। नमस्कार। तो दीपांकर भट्टाचार्य बता रहे हैं कि क्या वजह रही, समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिर कहाँ चूक हुई। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।